ओके, तो हम इस वीडियो में बात करेंगे बुक्स के बारे में। सबसे पहली बात, मैं उन बुक्स को बताने वाला हूँ जो कि पर्सनली मैंने खुद पढ़ रखी है या तो उन बुक्स के ऑडियो बुक को सुन रखा है, ठीक है? ये सारी बुक्स हैं जो इस वीडियो के अंदर है, वो साइंस बैकग्राउंड वाले लोगों को ज़्यादा बेहतर समझ में आएँगी। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, तो डेफ़िनिटली आपको रीड करनी चाहिए। दूसरी चीज़ है कि मैंने इन तीनों बुक्स की जो मैं बताने वाला हूँ, उनकी फ्री ऑडियो बुक डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक दे दिया है, ठीक है? बुक्स को हमको क्यों पढ़ना चाहिए? क्यों? व्हाई शुड वी रीड बुक्स? इसके पीछे का एक बहुत अच्छा लॉजिक है। हमारी एक लाइफ है, काफ़ी छोटी लाइफ होती है ह्यूमन्स की, अराउंड 60-70 इयर्स। हमारी पूरी लाइफ के कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं और हम उन एक्सपीरियंस के साथ मर जाते हैं। बट कई सारे महान लोग हैं जो इस अर्थ के ऊपर पैदा हुए हैं। उन्होंने एक अच्छी लाइफ जी और उस लाइफ को, जो उनके एक्सपीरियंस थे, जो फिलॉसफिकल थॉट्स थे, साइंस आइडियाज़ थे, न्यू डिस्कवरीज़ थी, एक्सेट्रास, उन सबको बुक के अंदर नोट कर लिया। तो अगर हम उस बुक्स को पढ़ते हैं, तो हम उनकी पूरी ज़िंदगी के वर्क को देख रहे हैं, वो भी कुछ चंद घंटों में, कुछ दिनों में, ठीक है? तभी किसी एक महान आदमी ने कहा है कि जो लोग किताबें पढ़ते हैं, वो एक ज़िंदगी में कई ज़िंदगियाँ जीते हैं, जबकि जो किताबें नहीं पढ़ते, वो केवल एक ज़िंदगी जीते हैं। 5th नंबर की बुक है। एग्ज़ैक्टली इसके अंदर, इस वीडियो के अंदर 3 बुक्स हैं और इसके अगले पार्ट के अंदर 3 बुक होगी, जो मैं तभी बनाऊँगा अगर इस वीडियो पे अच्छे खासा लाइक आ जाएँगे, आई थिंक 40-50 लाइक आ जाएँ, तो मैं उसको बना दूँगा, ठीक है? 6th नंबर की बुक है द मॉलिक्यूल ऑफ मोर। क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग नए एडवेंचर्स, नए आइडियाज़ के ऊपर भागते रहते हैं, जबकि कुछ लोग अपने कमरे में रहना पसंद करते हैं, नॉर्मल डे का रूटीन फॉलो करना पसंद करते हैं, नॉर्मल की जो ज़िंदगी चल रही है उसी में वो लोग खुश रहते हैं। आखिर ये सब ऐसा ऐसा क्यों होता है? जब भी हम कुछ लाइफ में नया करने की सोचते हैं, चाहे वो एक न्यू रिलेशनशिप की एक्साइटमेंट हो, एक एडवेंचर पर जाने की एक्साइटमेंट हो, या फिर करियर में ग्रोथ हो, एक ही हार्मोन है, एक एक ही मॉलिक्यूल है, डोपामाइन, जो हमको इन सारी चीज़ों में गाइड करता है। ये वो मॉलिक्यूल है जो हमको वो मोटिवेशन देता है, वो डिज़ायर देता है किसी चीज़ को, किसी चीज़ के पाने के लिए, वो मोटिवेशन देता है। ये बुक डोपामाइन नाम के मॉलिक्यूल का एक सफ़र है। कैसे ये हमारी डे टू डे लाइफ को कंट्रोल करता है, हमारी ड्रीम्स, होप्स, हमारे डिज़ायर, इन सबको ये कैसे कंट्रोल करता है, कैसे इनने ह्यूमन हिस्ट्री को शेप किया है। ये सारी किताब इस चीज़ को साइंस के पर्सपेक्टिव से, साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से समझाने का बहुत अच्छा प्रयास करती है और ये आपके होराइज़न ऑफ थिंकिंग को भी एक्सपैंड करता है। आप कई सारे बिहेवियर को समझ पाएँगे ऐसा क्यों होता है। एक कई कई सारी मज़ेदार चीज़ थी जो मेरे को इस बुक को पढ़ने के बाद क्लियर हुई। जैसे कि आपने ये चीज़ एक्सपीरियंस करी होंगी, लेट्स आपके पेरेंट्स आपको कह रहे हैं किसी पार्टी में चलने के लिए। आपको पता है कि वो पार्टी इतनी इंटरेस्टिंग नहीं होने वाली है। फिर भी जब आप उस पार्टी को मिस कर देते हैं ना, तब आपको घर में बैठ के ऐसा लगता है कि यार चला जाना चाहिए था। वो कितनी बेहतरीन पार्टी होगी। तो ये जो सारे थॉट्स आ रहे हैं, आपको पता है कि वो पार्टी इतनी बेहतरीन नहीं है, फिर भी ऐसा फ़ील होता है कि हमने कुछ मिस कर दिया, कितनी बेहतरीन पार्टी हो सकती थी। ये बिहेवियर, और इस बुक के अंदर और भी कई सारे चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया। ऑफ कोर्स मैं सबको यहाँ पर नहीं बता सकता हूँ, ठीक है? तो आपको खुद ही उसको पढ़ना पड़ेगा या ऑडियो बुक की फॉर्म में आप सुन सकते हो, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है? इस बुक के अंदर और भी चीज़ों पे बात करी है, जैसे कि न्यूरल नेटवर्क्स, ये कैसे इसी चीज़ को गाइड करते हैं। एक एडिक्ट जो ऑफ कोर्स ड्रग एडिक्ट होते हैं, उनके ब्रेन में क्या चल रहा होता है, उसका डोपामाइन से क्या रिलेशन होता है, ठीक है? और ट्रैप, जो मैंने अभी बताया कि वो पार्टी इतनी बेहतरीन होगी। तो ऐसे-ऐसे बिहेवियर ये सारे कहाँ से आते हैं, ये सारे इस बुक के अंदर ऑफ कोर्स बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। यू शुड चेक इट आउट। 5th नंबर की बुक है द सेल्फिश जीन। ये पर्सनली बहुत बेहतरीन किताब है। इस किताब के ऑथर, द सेल्फिश जीन के ऑथर हैं सर रिचर्ड डॉकिंस। ये एक इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट एंड ज़ूलॉजिस्ट हैं। इनकी एजुकेशन दुनिया के बेहतरीन इंस्टीट्यूट से हुई है। ये किताब इवोल्यूशन को देखने का एक नया नज़रिया देती है। कैसे जीन्स हमारी इवोल्यूशन की कहानी को लिखते हैं। डॉकिंस बताते हैं कि जीन्स ही असली प्लेयर है, हम तो बस उनके टेम्परेरी बॉडीज हैं, उनके स्लेव्स हैं जो उनके लिए वर्क करते हैं। कैसे जीन्स सेल्फिश होते हैं, कैसे वो रूथलेसली बस आगे बढ़ना चाहते हैं। तो नेचर के अंदर कोई भी एल्ट्रुइज्म, एल्ट्रुइज्म का मतलब है परोपकारिता, ठीक है? किसी के लिए परोपकार दिखाना, वैसी चीज़ें कोई भी एग्जिस्ट नहीं करती। बट कुछ स्पेशल केसेस में ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो परोपकारिता को दिखाते हैं, बट उसके अंदर भी एक छुपी हुई सेल्फिशनेस होती है। एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। एक चिंपांजीज का ग्रुप है, ठीक है? वो एक फॉरेस्ट के अंदर है, बट जैसे ही मान लो कोई टाइगर आ रहा है,
तो एक चिंपांजी क्या करता है, वो कुछ ऐसी आवाज़ें निकालता है जिसकी वज़ह से बाकी सारे चिंपांजीज़ उस ग्रुप के अंदर अलर्ट हो जाते हैं कि कोई 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 आ रहा है, कोई कोई डेंजर आ रही है। तो यहाँ पर जो आवाज़ निकालने वाला चिंपांजी है, उसके लिए मरने का चांस बढ़ जाता है क्योंकि सबसे पहले जो प्रेडेटर है वो उसकी तरफ देखने वाला है। उसको प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि प्रेडेटर सबसे पहले उसको मारेगा। तो आखिर एक ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ को क्यों दांव पे लगा रहा है उन सारे ऑर्गेनिज्म के लिए, आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है? तो इन सवालों का जवाब देती है इस बुक को पढ़ने के बाद। आपका जो दुनिया को देखने का नजरिया है, काफी सारी चीजों के जो क्वेश्चन है, आखिर ह्यूमन ऐसा बिहेव क्यों करते हैं, ऑर्गेनिज्म ऐसा बिहेव क्यों करते हैं, क्यों आखिर माँ बाप अपने बच्चों से बेहद प्यार करते हैं जबकि बच्चे अपने माँ बाप से उतना प्यार नहीं करते जितना उनको करना चाहिए। ऐसा ये बिहेवियर क्यों होता है? एक पेरेंट्स का अपने बच्चों के लिए इतना प्यार होता है लेकिन दूसरों के बच्चों के लिए उतना प्यार क्यों एग्जिस्ट नहीं करता? तो ये काफी मजेदार चीजों को इसके अंदर बताया गया है। ऑफ कोर्स यू शुड रीड दैट बुक। कई सारे एग्जांपल्स भी हैं, जैसे कि एक फीमेल मेंटिस होती है, मेल मेंटिस होती है। जैसे मेल मेंटिस उसके पास रिप्रोड्यूस करने के लिए आता है, फीमेल मेंटिस उसको खा जाती है। तो एक मेल मेंटिस के पर्सपेक्टिव से वो अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा रहा है जस्ट फॉर रिप्रोडक्शन। ऐसा बिहेवियर क्यों देखने को मिल रहा है जबकि ऐसा ह्यूमंस में तो देखने को नहीं मिलता। एक एंगलर फिश होती है, वो आपने देखा होगा, वो डीप ओशंस में रहती है। उसके यहाँ से एक बल्ब टाइप का लटक रहा रहता है। ऑफ कोर्स वो इलेक्ट्रिक बल्ब नहीं होता है। उसकी रिप्रोडक्शन स्ट्रैटेजी भी बहुत ही ज्यादा औसम है। उसके बॉडी पर कुछ स्पेशल पार्ट्स होते हैं जहाँ पे मेल होते हैं, फीमेल का साइज काफी बड़ा होता है जबकि मेल का साइज काफी छोटा होता है। वो आके बॉडी पर अटैच हो जाते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम में जुड़ जाता है और ये पूरे एक बन जाते हैं। अब ये देखने में बड़ा एलिनेटेड लाइफ की तरह लगता है। वहां पर भी उसकी लाइफ, मेल की लाइफ पूरी खत्म हो जाती है। आखिर नेचर के अंदर लव, हेट, जेलसी, लालच, फाइट, ये सारी चीजें क्यों एग्जिस्ट करती है? इनके पीछे का जीन्स का, इनके पीछे जो बैक एंड में जीन्स वर्क कर रहे हैं, ये आखिर ऐसी चीजें क्यों, ऐसा बिहेवियर क्यों दिखाते हैं? आखिर इनके पीछे का उनकी सेल्फिशनेस क्या होती है? तो इन सारे बेहतरीन चीजों पर ये बुक डिस्कस करती है। ऑसम है। ये लास्ट बुक, इसका नाम है सेक्स एट डाउन। ये थर्ड बुक है, इसका नाम है सेक्स एट डाउन। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर पूरे वर्ल्ड में मोनोगैमी डोमिनेट करती हुई क्यों दिखती है? मोनोगैमी से मतलब है कि एक इंसान, उसकी एक शादी, इसे आप सिंपल भाषा में कुछ ऐसे समझ सकते हो, वो लाइफ टाइम का रिलेशनशिप। क्या हम नेचुरली मोनोगैमस हैं? अगर मोनोगैमस हम नेचुरली हैं तो फिर चीटिंग क्यों एग्जिस्ट करती है? क्यों पार्टनर्स एक दूसरे पर चीट करते हैं? आखिर दुनिया के अंदर डिवोर्स रेट इतनी ज़्यादा हाई क्यों है? क्यों आखिर मैरिज के बाद पैशन डाई हो जाता है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप खत्म हो जाता है, सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन से लोग सफ़र करते हैं, बोर्डन, शेम जो साथ रहते भी हैं उनके साथ ये सारी चीज़ें होती हैं। वो अपनी इरोटिक लाइफ को सेक्रीफाइस कर देते हैं। अगर आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें एक इंसान के कैरेक्टर की कमी है तो ये बुक आपको गलत साबित करेगी। ये बुक एक चैलेंज पेश करती है ट्रेडिशनल बिलीफ का जो मोनोगैमी के प्रति है। ये बुक किताब एवोल्यूशन के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को समझाने का प्रयास करती है। हम खुद एप्स हैं, हम एप्स से अलग नहीं हैं। हम अपना 98% 99% जो डीएनए है वो एप्स के साथ शेयर करते हैं। तो हमारे काफ़ी सारा बिहेवियर है वो उन्हीं से मैच करता है। हम काफ़ी हद तक उन्हीं जैसा बिहेवियर को शो करते हैं। आज से 12,000 साल पहले फार्मिंग की स्टार्टिंग हुई, उससे पहले हम अपने हंटर गैदरर लाइफस्टाइल को फॉलो किया करते थे। मीन्स जानवरों को हंट करना और फ्रूट्स, बेरीज को गैदर करना अपने सर्वाइवल के लिए। उस समय एक इंसान एक छोटे बैंड्स में रहा करते थे, छोटी ट्राइबल कम्युनिटीज़ में रहा करते थे। वहाँ सब कुछ शेयर होता था, खाना शेयर होता था, बच्चे शेयर होते थे, इवन रिलेशनशिप भी शेयर होता था। एक वुमेन के काफ़ी सारे सेक्सुअल पार्टनर्स होते थे और एक मेल के भी काफ़ी सारे सेक्सुअल पार्टनर्स होते थे। सिंपल लैंग्वेज में आप कह सकते हो कि एक वुमेन के काफ़ी सारे अलग-अलग मर्दों के साथ सेक्स हुआ करता था। ठीक है। जब ये इतना बेहतरीन लाइफस्टाइल था, इसमें सेक्सुअल नीड एक इंसान की पूरी हो रही थी, तो आखिर हम लोग क्यों मोनोगैमी के प्रति शिफ्ट हुए? आखिर कौन ही अपनी इतनी बेहतरीन लाइफस्टाइल को सेक्रीफाइस करना चाहेगा? आखिर ऐसा क्यों हुआ? ये सब फार्मिंग के बाद क्यों हुआ? आज से 12,000 साल पहले हंटर गैदर लाइफस्टाइल से हम लोग मोनोगैमी पे कैसे शिफ्ट हुए, क्या हुआ? ये सारी चीज़ों को ये किताब बहुत बेहतरीन तरीके से समझाती है और आपके कई सारे बिलीफ जिन पर बाकी सारे लोग बात करना नहीं चाहते हैं, लिटरली में कोई इस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहता, वो सारे टॉपिक्स पर बात करती है और आपको रिलेशनशिप्स और इन सारी चीज़ों
आपको साइंस के पर्सपेक्टिव से समझाती है, आपके चीज़ों को सोचने के नज़रिए को बदलती है, आपके नॉलेज ऑफ होराइज़न को एक्सपैंड करती है। मेरे को ये किताब काफ़ी अच्छी लगी थी। एक काफ़ी नई सोच इस किताब के अंदर दे रखी थी। थैंक यू।